जय हिंद फ्रेंड्स, आई मनोज। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग जो सीरीज हमने आपको बोली थी कि हम एनडीए के लिए बेसिकली और सीडीएस के लिए एक सीरीज ला रहे हैं, जिस सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी आपके बेसिकली पॉलिटी के जो चैप्टर्स हैं उनको चैप्टर वाइज हम लोग एमसीक्यूज के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसके अंतर्गत जो हमारा पहला चैप्टर होता है बेटा, वो है आपका दैट इज कॉल्ड, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पहला चैप्टर जो है वो क्या है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पहला चैप्टर है बेसिकली, इसको हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे पहला चैप्टर है हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। फिर हमारा है मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, फिर साइलेंट फीचर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको देखेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ करके यहाँ पे देखेंगे प्रियम्बल, प्रियम्बल के बाद यूनियन एंड टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स और अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले ये हम टॉपिक क्लियर करेंगे, है ना। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है या पहला जो चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्या क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन हमारा देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है। जरा क्वेश्चन को एक बार रीड करो, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। क्वेश्चन है पहला, देखिए यूपीएससी के सारे क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, यूपीएससी लेवल है आपका, बढ़िया से आपको क्वेश्चन को करा रहे हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर द गवर्नमेंट एक्ट 1919 the Indian legislature was made more representative and for the first time, है ना, bicameral। दूसरा ऑप्शन है आपका कह रहा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रिस्क्राइब्ड, है ना, फेडरेशन टेकिंग द प्रोविंसेस एंड द इंडियन स्टेट्स एज यूनिट। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करें जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर नोट करो। पहला पॉइंट नोट करो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना 1919, इसी को हम लोग कहते हैं, लिख लो, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, है ना, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जानते हो? मॉन्टेग्यू कौन थे, चेम्सफोर्ड कौन थे? एक भारत सचिव हैं, और मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड जो है वो कौन है? गवर्नर जनरल है। तो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड ने मिल करके एक एक्ट इन्हीं की अध्यक्षता में आता है, और जिसमें ये किया जाता है कि बेसिकली 1919 के एक्ट के तहत जो इंट्रोड्यूस किया गया, और उसने क्या किया, बाई कैमरल कर दिया। बाई कैमरल मतलब देखिए, एक होगा काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब हो गया आपका अपर हाउस। जैसे अभी आप अपने यहाँ देखते हो अपर हाउस और लोअर हाउस आपका है राज्यसभा और लोकसभा, वैसे ही एक तो अपर हाउस कर दिया गया सेंट्रल लेवल पे, और एक किया गया स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव जो आपका लेजिस्लेटिव, लीजिएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली कर दिया गया। अब आप देख रहे हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये लोअर हाउस है। क्या है? लोअर हाउस है। तो लोअर हाउस आप देख पा रहे हैं और ये अपर हाउस देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया है, लोअर हाउस और अपर हाउस कर दिया। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हुआ, इससे एक बहुत बड़ा एक जो है बेसिक इम्पैक्ट ये पड़ा कि जैसे इसमें हमने दो दो वो कर दिए, हाउस कर दिए, यानी बाई कैमरल हो गया हमारा। और दूसरा देखिए कह रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो GOI है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है आपका 1935, इसको याद रखिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रिस्क्राइब द फेडरेशन टेकिंग द प्रोविंसेस इंडियन स्टेट्स एज अ यूनिट्स। ये एकदम बात सही है, क्योंकि ये इंक्रीज करता है क्या, इंडियन रिप्रेजेंटेशन को। क्या? इंडियन रिप्रेजेंटेशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो ये दोनों बातें एकदम सही हैं। तो बोथ A and B आर राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने डील किया, है ना। और एकदम आपका क्लियर है, ये दोनों एकदम आपका क्लियर है। और याद रखिएगा, एक्ट जो हमारा 1935 है, GOI एक्ट 1935 इसके थ्रू हमने अपने संविधान में लगभग 200 प्लस आर्टिकल्स को ला करके इंक्लूड किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका
एक्ट है 1935 का, ऑल इंडिया फेडरेशन हुआ। इसमें आप देखेंगे दो तरीके के आपके फेडरेशन थे, एक तो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, याद रखिएगा, एक कौन थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, है ना, और एक तरफ थे आपके जो बेसिकली प्रिंसली स्टेट थे। तो याद रखिएगा, एक प्रिंसली स्टेट है, एक आपके ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं, प्रिंसली स्टेट है, प्रिंसली स्टेट है, ठीक है। तो अब आपको ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी, एक तरफ प्रिंसली स्टेट और एक तरफ आपके क्या है, जो आपको हमने बताया यहाँ पे जो है ब्रिटिश प्रोविंसेस हैं। तो दो तरीके से डिवाइड होंगे, ये बात एकदम आपको क्लियर हो गई होगी। तो आप देखिए फेडरेशन जो है कभी आपका फोर्स में नहीं आया, लेकिन ये आपका टेकिंग प्रोविंसेस एंड इंडियन यूनिट्स ये आपका जरूर हो गया। तो इस तरीके से दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला क्लियर हो गया क्वेश्चन। याद रखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंडियन लेजिस्लेचर मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड बाय फर्स्ट टाइम बाइकैमरल हो गया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रिस्क्राइब द फेडरेशन ऑफ टेकिंग प्रोविंसेस एज अ इंडियन स्टेट्स यूनिट्स। दोनों पॉइंट्स एकदम सही हो गए। तो पहला क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बताएं, अदरवाइज हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डील कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा रब कर देते हैं, फिर इस दूसरे वाले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को जरा देख लीजिएगा आप लोग। दूसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पे पढ़िएगा और इसको डील करिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको आप लोग एक बार जरा सब पढ़ लो, अच्छे से सही से पढ़ लो। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको एक बार डील करो, फिर हम इसको बताते हैं। देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द जो है प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का कौन सा प्रिंसिपल फीचर था, ये कह रहा है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन सा नहीं है और कौन सा है, तो करेक्ट आंसर आपको ढूंढने हैं। तो यहाँ पे पढ़ लो, इंट्रोडक्शन ऑफ द डायरकी। डायरकी अभी मैंने बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि दो तरीके के आपके मैटर हो गए थे। एक मैटर थे आपके रिजर्व, जो रिजर्व थे, है ना, जैसे आप देखते हो ना अपने यहाँ जो लिस्ट होती है, एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है, एक आपकी स्टेट लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट होती है। वैसे ही उस समय जब ये डायरकी मतलब द्वैत शासन आया, तो एक तो रिजर्व मैटर थे और कुछ जो थे वो आपके ट्रांसफर्ड मैटर थे। क्या थे, ट्रांसफर्ड मैटर थे। तो कुछ तो ट्रांसफर्ड मैटर है, तो जो ट्रांसफर्ड मैटर है वो बेसिकली वो सब्जेक्ट्स हैं जो ट्रांसफर्ड है ना, हस्तांतरित विषय है, और कुछ है रिजर्व। तो इसलिए अगर हम देखें तो डायरकी तो 1919 में आ गई थी, एक बात एकदम क्लियर है ना, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट और प्रोविंसेस, ठीक, इस तरीके से आपको क्लियर हो गया। फिर दूसरा कह रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। ये जो आप देख पा रहे हो कि जो कह रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरल ऑफ जो है मुस्लिम्स, ये गलत है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है, पहले ये समझ लो सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज होता क्या है। सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज होता है क्या है, इसको समझ लो। इलेक्टोरल, याद रखिएगा इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, इसको आप पहले समझ लो। सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं कि एक सीट है, जैसे मान लो एक सीट है, कोई भी सीट है जहाँ पे एमएलए या एमपी जो होगा, है ना, इसमें केवल मुस्लिम खड़ा होगा, मुस्लिम ही जीतेगा, यानी मुस्लिम ही खड़ा हो पाएगा। ऐसी मतलब व्यवस्था जिसमें सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज या कम्युनल इलेक्टोरेट में क्या होता था कि मुस्लिम ही खड़ा होगा, मुस्लिम ही जीतेगा। तो ये जो था ये मॉर्ले मिंटो एक्ट में आ चुका था। और आप मत भूलिएगा जो मॉर्ले है और जो मिंटो है, तो याद रखिएगा मॉर्ले एंड मिंटो एक्ट, ये पॉइंट याद रखिएगा। मॉर्ले मिंटो एक्ट जो है ये 1909 में आया था, 1909 में आया था मार्ले मिंटो एक्ट। और याद रखिएगा जो मार्ले मिंटो एक्ट है इसी को हम लोग मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले जो कम्युनल जो आपका कम्युनल एक प्रकार से जो डिस्टरबेंस है या कह सकते हैं कम्युनल एक्सपेंशन कहाँ से होता है, तो कम्युनल एक्सपेंशन होता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से। और मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में
सबसे पहले क्या आया था, ये आपका किया गया था कि जिसमें हम जो मॉर्ले साहब हैं और जो मिंटो हैं, मिंटो बेसिकली जो थे वो भारत सचिव हैं, और मॉर्ले जो है, मॉर्ले आप मिंटो दोनों आप देखेंगे भारत सचिव है एक, और एक कौन है, गवर्नर जनरल है। तो उन लोगों ने मिलकर के रिफॉर्म किए, और 1909 में उन्होंने कहा था कि हम नागों को दूध पिला रहे हैं जो आगे आकर के बहुत जो है कष्टदायक होंगे, और वही हुआ, क्योंकि वो जो कम्युनल उन्होंने डाला था वही जाकर के आगे पाकिस्तान फॉर्मेशन में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगा। तो ये जो दूसरा ऑप्शन तुम्हारा हो गया, ये हो गया गलत, है ना। फिर आगे देखो, लिखा हुआ है डिवोशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर एंड प्रोविंसेस, ये बात एकदम सही है। तो ये बात एकदम सही है, क्योंकि लेजिस्लेटिव अथॉरिटी सेंटर और प्रोविंसेस में बढ़ गए थे, ये बात 1990 में हुई थी। फिर एक्सपेंशन ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंसेस प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, तो मतलब जो एक्सपेंशन हुआ था रिकंस्ट्रक्शन सेंट्रल का और प्रोविंसेस का, ये लेजिस्लेचर में, ये बात एकदम सत्य है। तो आप देखेंगे दूसरा वाला ऑप्शन गलत है, जहां जहां दूसरा वाला मिले उसको आप काट दो। तो एक बार मैं जरा सा इसको साफ कर देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा। जहां जहां दूसरा वाला ऑप्शन हो उसको काट दो, तो आपका बचेगा कौन सा। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है कि जहां जहां दूसरा है उसको काट दो, जहां जहां दूसरा उसको काट दो, तो डी वाला ऑप्शन बचता है। 1, 3 एंड 4 आर द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को हम यहाँ पर डील करते हैं। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को जरा सा देख लो, तो आपकी समझ बन जाएगी, और फिर हम इसको डील करेंगे। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग सभी लोग देख लें, क्वेश्चन नंबर 3 एक बार अच्छे से देखो, है ना। देखो जल्दी से, थोड़ा फिर इसको हम इसको डील करते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को आपको कंसीडर करना है, ठीक है। स्टेटमेंट को कंसीडर करना है, और फिर कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन है द फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया वाज सेट अप इन द ईयर ऑफ 1926 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ली कमीशन या ली आयोग ऑन जो है सुपीरियर सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो इस सेंटेंस को आपने पढ़ा पूरे उसको, तो मैं आपको बता दूं, पहला पॉइंट समझिएगा, पहला जो स्टेटमेंट है एकदम करेक्ट है। आप जब बात करते हो यूपीएससी की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना ली आयोग के द्वारा हुई थी। ली कमीशन एक बनाया गया था, और इस कमीशन ने क्या करी थी, अपनी रिकमेंडेशन दी थी। ये बना कब था, 1924 में। 1924 में आया आपका ली कमीशन, और ली कमीशन ने फर्स्ट टाइम पब्लिक सर्विस कमीशन को फॉर्म्ड करने की बात करी थी, और इसके जब द्वारा रिकमेंडेशन दी गई इस कमेटी के द्वारा, तो 1926 में आपका बनकर के तैयार हो गया यूपीएससी। और ये वही यूपीएससी है जिसके द्वारा आप देखते हैं आईएएस, है ना, आईपीएस और आईआरएस जैसे एग्जाम कराए जाते हैं। और आपका जो एनडीए है इसको भी ये हेल्ड कराता है, यानी एनडीए का एग्जाम हेल्ड कराता है, ये सीडीएस का एग्जाम हेल्ड कराता है, जिसमें एनडीए 10+2 के बाद होता है। 16.5 से 19.5 साल के बच्चे इसमें डील करते हैं, ऑफिसर बनते हैं आर्मी में। और ये जो सीडीएस है ये ग्रेजुएशन लेवल पर आपको तैयारी कराता है या आपकी एग्जाम लेता है। तो यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और जिसको आप देखोगे आर्टिकल जो है 315 आप उठा करके देखेंगे तो वहाँ पे इसको मेंशन किया गया है। तो ये एकदम क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं आपको। तो पहला ऑप्शन तो एकदम सही हो गया। दूसरा देखो यहाँ पे कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने अभी बताया था फिर बता दे रहे हैं। 200+ आर्टिकल्स यहाँ से लिए गए संविधान में, है ना। और प्रोवाइडेड फॉर द सेटिंग पब्लिक सर्विस कमीशन बोथ द फेडरल एंड द प्रोविंशियल लेवल। तो ये बात भी एकदम सही है। अभी मैंने बताया था कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और आपका जो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है,
तीन तरीके की पब्लिक सर्विस कमीशन को जो है आपका प्रोवाइड करता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन को बोथ फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पर क्या किया गया था, बांट दिया गया था। यानी फेडरल लेवल पर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था, प्रोविंशियल लेवल पर प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन था, और ज्वाइंट लेवल पर पब्लिक सर्विस कमीशन था। तो इस तरीके से दोनों स्टेटमेंट एकदम राइट है, बोथ आर राइट। ये आप क्लियर रखिएगा। पॉइंट नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपका क्या है, दोनों ऑप्शन सही है। अब अपन डील करें क्वेश्चन नंबर 4 को, ये नोट कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को अपन डील करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर देखिए क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पहले ये आप देखो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइड सेटिंग अप द बोर्ड ऑफ द कंट्रोल इन ब्रिटेन through which of the British government could fully control the British East India Company's civil, military, revenue and affairs of India। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आप एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से डील करो, फिर हम इसको अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। याद रखिएगा, which act was the board control in Britain to control the East India Company, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब आया था और वो कब एस्टैब्लिश किया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो किस एक्ट के थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो है एस्टैब्लिश किया गया, पहली बात तो याद रखिएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ये एस्टैब्लिश किया गया था। अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ, समझ लीजिएगा। अगर बात करें हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल की, ठीक है, तो याद रखिएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है बेटा ये बेसिकली आ रहा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा, ठीक है, 1784 के द्वारा। अब ये एक्ट था क्या, ये क्या करता था, डुअल कंट्रोल करता था। क्या करता था, डुअल कंट्रोल था इसका, है ना। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे यार ये एक्ट क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, समझना, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। पहली बात, जब हम ब्रिटिशर्स के क्या थे, गुलाम थे, ब्रिटिशर्स के अधीन थे या कॉलोनी थे हम ब्रिटिश की, तो ब्रिटिशर्स समय समय पर इंग्लैंड से कोई ना कोई एक्ट लेके आते थे बेटा, और वो एक्ट ला करके यहाँ भारत में इंट्रोड्यूस करते थे। और वो एक्ट करता क्या था, हमारा जो एक्ट होता था वो भारत को गवर्न करता था, रेगुलेट करता था। उन्हीं एक्ट के अंदर जो बेसिकली चीजें थी उनको हम लोग देख रहे हैं, किस तरीके से हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुआ और उनको जा करके हमने चीजों को अडॉप्ट किया। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि डुअल सिस्टम आ गया था 1784 में। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करने लगी थी, कंट्रोल करने लगी थी सिविल मैटर्स को, मिलिट्री को और रेवेन्यू अफेयर्स को। अब क्या कर रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है डील कर रही थी, एंड जो कंपनी का रेवेन्यू है उन मैटर में भी जो है आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही थी, या कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, फुली क्या कर रही थी, कंपनी जो है सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यूज को देखने लगी थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल आया उसके थ्रू जो कंपनी है वो बेसिकली क्या करने लगेगी, सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू अफेयर्स को इंडिया में डील करने लगेगी। ये बात एकदम सही है, पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू, ये बात याद रखिएगा, एकदम सही। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1784। ये बात क्लियर हो गई, ठीक। कंपनी के पास बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा ये सब एक्ट में उनको अधिकार मिल जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि इस क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स मेड प्रोविजन टू ट्रांसफर पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश जो है क्राउन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक्ट है, आपने देखा था, ये हमने पढ़ाया भी है। 1757 का 1857 का आपने एक्ट वो पढ़ा होगा, जो वॉर है 1757 के वॉर के बाद जो आपका फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बीडी सावरकर ने कहा था, और बेसिकली जो 1757 का युद्ध हुआ था उसके बाद आपको मैंने बताया था कि लॉर्ड कैनिंग उस समय क्या था, गवर्नर जनरल था, उसको वापस इंग्लैंड में बुला लिया जाता है और उसको बहुत लताड़ पड़ती है कि आखिर 1757 का ये युद्ध क्यों हुआ, क्यों अंग्रेजों को भारतीयों ने मार दिया, बहुत सारे भारतीयों को मार दिया गया था। तो इसके बाद जो है भारत में जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी उसको खत्म कर दिया गया था, लॉर्ड कैनिंग को ही वायसराय बना करके पहला भारत भेजा गया था। तो फर्स्ट वायसराय इन इंडिया और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अगर बात करते हैं तो लॉर्ड कैनिंग को कहते हैं हम लोग। तो लॉर्ड कैनिंग जो है बेसिकली उसी को वायसराय बना करके भेजा जाता है। और आप याद रखिएगा इसके बाद एक एक्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया भारत में, दैट वाज कॉल्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1958 एंड थ्रू दिस एक्ट, इस एक्ट के द्वारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जितने भी अधिकार थे वो सब अब क्राउन के पास चले जाते हैं। और मैंने बताया था जो ब्रिटिश की साम्राज्ञी है बेसिकली विक्टोरिया, अब भारत के जो भी रूल एंड रेगुलेशंस है उनको महारानी विक्टोरिया डील करेंगी। और यहाँ आपका एक्ट 1958 एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो एक्ट 1958 आया था 1857 के वॉर के बाद में, यही जो है आपका इंपॉर्टेंट जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा, डी इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, तो आफ्टर 1857 एक्ट जो है आपका एबॉलिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल एंड ट्रांसफर्ड पावर डायरेक्टली टू द ब्रिटिश क्राउन, क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया। और इसी के द्वारा एक जो है भारत सेक्रेटरी, जो इंडियन सेक्रेटरी को का एक पोस्ट क्रिएट किया गया था जो करेगा आपका आगे चल करके स्टेट को डील। ठीक है, बात समझ आ गई कि नहीं? चलो अब अपन क्वेश्चन नंबर 6 को डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार जरा सा तुम लोग एक बार देख लो, फिर हम इसको डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पहले ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा, पहले इसको आप लोग ऑब्जर्व कर लो, फिर इसको हम लोग डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। कह रहा है कि पार्शियली द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट्स इन द प्रोविंसेस वर एस्टैब्लिश्ड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, यानी जो पार्शियली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है वो किस एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश की गई थी। तो याद रखिएगा ये एक्ट था 1919 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू आप देख रहे थे कि दिस एक्ट इंट्रोड्यूस हायरार्की इन प्रोविंसेस। और प्रोविंसेस का मतलब क्या था, सम सब्जेक्ट्स वर हैंडल्ड बाय द इंडियन मिनिस्टर्स, है ना, और सम रिमेन्ड विद द गवर्नर रिजर्व, है ना। सो पार्शली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इसी एक्ट 1919 को हम लोग कहते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 7, इनिशियल आइडिया ऑफ रिक्रूटमेंट मेरिट प्रिंसिपल कैन बी ट्रेस्ड। तो ये वाला देखिए आपका, आप जानते हैं जो इनिशियल बेसिकली जो आपके रिक्रूटमेंट होते थे मेरिट के बिहाफ पे, तो किस जो है एक्ट के थ्रू, तो ये आपकी या किस कमेटी के थ्रू, तो मैकाले मिनट या मैकाले कमेटी कह ले, मैक्सवेल नहीं, मैकाले कमेटी। तो मैकाले कमेटी एक आई थी, याद रखिएगा, मैकाले कमेटी एक आई थी। और मैकाले कमेटी के द्वारा जो है आपका ये आप देखेंगे, और मैकाले कमेटी आपकी बनी थी 1854 में। तो 1854 में मैकाले, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में कमेटी बनती है। और इसमें क्या किया गया था, कंपटीशन को ओपन कर दिया गया था। ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने लगे थे भारत में। अगर किसी को आईसीएस बनना है, इंडियन सिविल सर्विसेज में जाना है, तो वो पार्टिसिपेट करता था इलेक्शन बेसिकली एग्जामिनेशन में। एंड रिक्रूटमेंट बेस्ड ऑन दी मेरिट, और जो रिक्रूटमेंट था वो मेरिट के बिहाफ पे होने लगा था। दिस लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न सिविल सर्विसेज, और ये जो है मॉडर्न सिविल सर्विसेज को जन्म देता है भारत में। हालांकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने नॉर्म्स एंड कंडीशन बहुत टफ रखे थे, भारतीयों को जाना बहुत टफ था, लेकिन उन्होंने कंपटीशन कर दिया था। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यहां तक कोई डाउट है, कुछ पूछना है? अभी मैंने ली कमीशन बताया था 1924 में आया था, जो कि है ना, ये सब मैंने आपको बता दिया था। तो यहाँ पे मैकाले कमेटी ने अपना जो है मेरिट के बिहाफ पे आईसीएस वगैरह को क्वालिफाई करने की बात कर दी थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंसेस बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट, यानी किस एक्ट के थ्रू हमने प्रोविंसेस बजट अलग और सेंट्रल बजट को अलग कर दिया था? ये राइट आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। देख रहे हैं आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यू शुड गो एंड वॉच द नोट्स जो मैंने आपको बनवाए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को। और अगर आप कहेंगे तो हम आपको ये चैप्टर पढ़ा भी देंगे, है ना, नोट्स के थ्रू। तो आप कमेंट करें तो हम उसको पढ़ा भी देंगे। आगे देखिए यहाँ पे, अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 की, तो इसके थ्रू जो बेसिकली सेपरेट हुआ था, जो सेंट्रल बजट है या प्रोविंशियल बजट है, और प्रोविंशियल फाइनेंशियल पावर को अलग कर दिया गया था। तो ये पॉइंट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। करेक्टली आपको मैच पेयर देखना है, कौन सा करेक्टली मैच्ड है ना, ये आपको देखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहला है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892
ये आपका देखिए मैचेस है विद प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शंस। फिर सेकेंड वन इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये आपका रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात कर रहा है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 प्रोविंशियल ऑटोनॉमिक की बात कर रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डायरकी इन स्टेट्स की बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा इसमें केवल डी सही है, बाकी सारे गलत हैं, है ना। तो केवल डी क्यों सही है, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू डायरकी आ गई थी स्टेट्स में, और इसमें हम लोगों ने डायरकी के थ्रू देखा था कि इसी के थ्रू इंट्रोड्यूस हुई थी बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन। ये जो है डायरेक्ट इलेक्शन नॉट ऑफिशियली जो है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन, यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट था नहीं था, ये बात आपको समझनी है। 1919 रिस्पॉन्सिबल द गवर्नमेंट ऑफ द केम लेटर, ये बात आप देख रहे हैं ये एकदम गलत है। ठीक, तो इस तरीके से हमने रिस्पॉन्सिबल की बात नहीं करेंगे और ना ही तो ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात करता है, केवल डी आपका इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो आप देख रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉलोइंग स्टेटमेंट को आपको कंसीडर करना था, ठीक है। और कह रहा है कि पहला, द चार्टर एक्ट 1793 एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली कंपनी, है ना, एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली कंपनी। फिर आगे क्या करें, इंडिया फॉर द अनदर पीरियड ऑफ द 21 ईयर या 20 ईयर्स, है ना। फिर है द चार्टर एक्ट 1813 अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनीज इन इंडिया। दोनों बातें एकदम सही हैं। 20 साल के लिए एक्ट जो है 1793 के थ्रू जो कंपनी के व्यापार को बढ़ा दिया गया था, एक्सटेंड किया गया था मोनोपोली को 20 साल के लिए। और चार्टर एक्ट 1813 के थ्रू अबॉलिशमेंट हो गया था किसका, कंपनी ट्रेड मोनोपोली का। और केवल ये क्या कर सकते थे, ये आपको पता होना चाहिए कि इस एक्ट के थ्रू ये कह दिया गया था 1813 के थ्रू कि आप ट्रेड कर सकते हैं केवल टी का ट्रेड होगा, केवल टी का ट्रेड कर सकते हैं। बाकी और किसके साथ, चाइना के साथ। चाइना के साथ आप टी का तो ट्रेड कर सकते हैं, बाकी सबको बैन कर दिया गया था। तो ये आपके बोथ इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 नंबर को आप यहाँ पे डील करिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, द फेडरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट 1935 जो है रेसिड्यूरी पावर वर गिवन टू दी। तो अब देखिए रेसिड्यूरी पावर की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं रेसिड्यूरी पावर एक्ट ऑफ 1935 के थ्रू गवर्नर जनरल को जो है प्राप्त थे। याद रखिएगा गवर्नर जनरल के पास ये एक्ट जो आपके रेसिड्यूरी पावर थे, और ये एक्ट 1935 के थ्रू किया गया था। रेसिड्यूरी पावर गिवन टू द गवर्नर जनरल नॉट फेडरल लेजिस्लेचर। गवर्नर जनरल के पास रेसिड्यूरी पावर थे, ना कि जो है आपके किसके पास, फेडरल लेजिस्लेचर के पास। सो द पॉइंट इज क्लियर हियर कि द फेडरल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एक्ट 1935 रेसिड्यूरी पावर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू गिवन बाय द गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल के पास ये रेसिड्यूरी पावर हुआ करते थे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पॉइंट नंबर 12 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्ले मिंटो रिफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज आल्सो नोन एज मार्ले मिंटो रिफॉर्म। तो मैंने बताया था मार्ले और मिंटो बोथ एक तो भारत सचिव हैं, और मिंटो जो है आप देख पा रहे हैं। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था आपका 1919 में, और मार्ले मिंटो रिफॉर्म को ही हम लोग क्या बोल देते हैं बेसिकली, मार्ले मिंटो रिफॉर्म को हम लोग 1909 कहेंगे ना, 1909, हाँ 1909 कहेंगे, और इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं, तो याद रखिएगा। और इसी के थ्रू भारत में मुस्लिम हिंदू होने लगा था, यानी सांप्रदायिकता के जो बीज है यहीं से बोए गए थे एक्ट 1909 के थ्रू, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डील करते हैं 13 कह रहा है कि देखो 13 कह रहा है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बेस्ड ऑन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या रिपोर्ट। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या रिपोर्ट के थ्रू इनको हमने आपको बताया था, आल्सो कॉल्ड मॉनफोर्ड रिफॉर्म, इनको मॉनफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। और ये डायरकी एंड बाई कैमरल जो लेजिस्लेचर है उसको प्रोड्यूस करते हैं भारत में, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब अपन आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी कम्युनल, अभी मैंने बताया था कम्युनल इलेक्टोरेट जो सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज बन गया था मुस्लिम्स के लिए,
वो किसके अंतर्गत आया था? मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। यहीं से सांप्रदायिकता हिंदू वीएस मुस्लिम हो गया था। सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरल कॉलेज दे दिए गए थे। दिस इज अलाउड टू मुस्लिम्स इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव सेपरेटली। इसमें ये कह दिया गया था कि दिस इज अलाउड टू मुस्लिम्स टू इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव सेपरेटली। ये बात करी गई थी, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। साइलेंट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का पूछा गया है कि क्या आपके जो साइलेंट फीचर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के, हमने आपको बताया था 1935 के थ्रू हमने अपने संविधान में 200 प्लस आर्टिकल लिए हैं, और आप मत भूलिएगा 395 टोटल आर्टिकल ही हैं। तो कितना ज्यादा इसका रोल प्ले है, कितना इसने रोल प्ले किया है हमारे फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्ट 1935 का। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि अबॉलिश ऑफ द काउंसिल ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। एबॉलिशमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया हो चुका था इसी एक्ट के थ्रू। डायरकी इन सेंटर, ये बात एकदम सही है। एबॉलिश ऑफ द डायरकी इन स्टेट, ये भी बात एकदम सही है। प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिल गई थी, इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, ये बात भी एकदम सही है। तो ऑल आर दी राइट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है उसको आप लोग एक बार डील करो। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, यानी इनमें से कौन से 1861 के हैं? तो देखिए फेडरल गवर्नमेंट तो 1935 एक्ट के थ्रू आई थी, ये तो एकदम गलत हो गया, पहला काट दो। फिर कह रहा है डायरकी इन प्रोविंसेस, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये किसमें आई थी? 1919 में आई थी, है ना, ये भी आपका इसमें नहीं आई है। फिर आप देख रहे हैं कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव 1909 में आया है, ये भी गलत है ना। अब देख रहे हैं आप जो पहले क्वेश्चन कर चुके हैं उन्हीं का आपका रिवीजन हो रहा है। रिजिड जो सेंट्रलाइजेशन था ये आपके एक्ट 1861 के थ्रू आया है, तो ये एकदम राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर इन 16 क्वेश्चन। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 17 व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। फाइनेंस मिनिस्टर इंटरिम गवर्नमेंट में कौन था? याद रखिएगा, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो याद रखिएगा फॉलोइंग कह रहा है कि वन ऑफ अमंग जो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, इन दी इंटरिम जो है गवर्नमेंट ड्यूरिंग द 1946 टू 1947। आप जानते हैं इंतरिम, इंतरिम यानी अंतरिम मंत्रालय, जो अंतरिम गवर्नमेंट है हमारी बनाई गई थी आजादी के पहले, यानी 1946 में बनाई गई थी। और हमने इंटरिम गवर्नमेंट में बेसिकली पूरा मंत्रिमंडल बनाया था। उसमें जो लियाकत अली है ना, ये जो लियाकत अली आप देख पा रहे हो, लियाकत अली, इसको बनाया गया था फाइनेंस मिनिस्टर, है ना, फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था। और ये जो बंदा है ना, इसने एक भी सर क्या नहीं पारित होने दिया, एक भी इसने पारित नहीं होने दिया क्या आपके कोई बजट में, कोई एक भी आपने इसने एक्ट वगैरह पारित नहीं होने दिए। बहुत गंदे टाइप से ये व्यक्ति थे, क्योंकि आप जानते हो ये और मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना और इसकी अगर बात करें जो ये लियाकत अली है, बोथ आर द मेंबर ऑफ, याद रखिएगा, लियाकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना। लियाकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों किस पार्टी से थे? मुस्लिम लीग से थे, मुस्लिम लीग थे, ठीक है, मुस्लिम लीग से ये आते हैं दोनों। और जो वही मुस्लिम लीग जो 1906 में बनती है ढाका में, तो ये मुस्लिम लीग से आते थे। और ये सेपरेट पाकिस्तान की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? सेपरेट पाकिस्तान की बात करते हैं। और इनको बना दिया जाता है क्या? फाइनेंस मिनिस्टर। तो पूरा सिस्टम ही करप्ट कर देते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का फर्स्ट गवर्नर बनता है और लियाकत अली फर्स्ट पीएम बन जाता है। और इस तरीके से अगर हम बात करें तो ये बहुत ही क्रूर टाइप के आपके जो है आप कह सकते हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करता था। तो ये एकदम राइट है, लियाकत अली इज द राइट आंसर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लेड जो है फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एक्ट था जो भारत में एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के आया गया था? पहला एक्ट तो आप जानते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, और इसी के थ्रू आप देखेंगे कलकत्ता में एक सेंट्रलाइज्ड जो है, इंडिया में एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर जनरल इन बंगाल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, ये सब जो है एस्टैब्लिश किया गया था। सर एलिजा एम्फे को फर्स्ट चीफ बनाया गया था, है ना, 3 उनकी मदद के लिए बने थे, वो सब अपने आप को डिस्कस कर दिया था। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन नंबर 19,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833 का मेन जो आपके प्रोविजंस थे वो कौन थे? तो आप जानते हैं डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल एज बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आप देखते हैं कि 1833 के थ्रू क्या कर दिया गया था, याद रखिएगा 1833 के थ्रू क्या कर दिया गया था बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा। 1833 के थ्रू एक्ट के थ्रू ये कर दिया गया था, सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया था लेजिस्लेटिव पावर का। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम्स गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल है वो आपका इंडिया का गवर्नर जनरल बन जाएगा। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। अदर ऑप्शन में देखो तो ये 1919 में आई थी, डायरकी कब आई थी? 1919 में आई थी। और आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडिया फेडरेशन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये आपकी 1935 में आई थी, है ना। और जो नीचे वाला है ये 1858 में आया था, आपको मैंने अभी बताया था, कंपनी ने सारे रूल विक्टोरिया को दे दिए थे। तो यहां तक आपने क्लियर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर इन इंडिया। बताओ भाई लॉ मिनिस्टर किसे बनाया गया था? जल्दी से आंसर दे दो, लॉ मिनिस्टर किसको बनाया गया था? फर्स्ट लॉ मिनिस्टर 1947 में कौन बना था? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर को बनाया गया था पहला लॉ मिनिस्टर। और इन्हीं को चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी बनाया गया था। जो प्रारूप समिति थी उसका भी चीफ बनाया गया था, किसको? बी आर अम्बेडकर को। तो इस तरीके से सी इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन को डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 बेटा क्या कह रहा है, इसको डील करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, यहाँ पर देखो 21 क्या कह रहा है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन इज पॉपुलरली नोन एज। साइमन कमीशन को स्टैट्यूटरी जो है आपका कमीशन भी बोला जाता है। तो नोट कर लीजिएगा, साइमन कमीशन इज द राइट आंसर। साइमन कमीशन कहाँ गया? ये साइमन कमीशन इज द राइट आंसर। और आप जानते हैं भारत में 1927 में आया था। और साइमन कमीशन बेसिकली पॉपुलरली नोन एज द साइमन कमीशन, headed by the सर जॉन साइमन। और आप जानते हैं इट वाज अपॉइंटेड टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ 1919 एक्ट। तो 1919 एक्ट का रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन भारत आता है और इसके नारे लगते हैं, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। इट हैड नो एनी इट हैड नो एनी मेंबर ऑफ इंडियन एंड इंडियन प्रोटेस्ट। इसीलिए इंडियन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। इसी दौरान आपने देखा था लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां भांजी गई थी सॉन्डर्स के द्वारा और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। फिर उनका जो चेला है बेसिकली वो है आपके भगत सिंह, और उन्होंने साइमन को गोलियों से उड़ा दिया था, यानी सॉन्डर्स को गोलियों से उड़ा दिया था, उसका बदला लिया था। तो ये साइमन कमीशन गो बैक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका साइमन एक्ट है, जिसमें सारे श्वेत लोग थे, इसीलिए इसको श्वेत कानून भी कहते थे, सफेद कानून के नाम से भी जाना गया था। भाई आप हमारे लिए नियम कानून बना रहे हो और आप हमें ही नहीं रख रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ा एक इसमें इशू था। क्वेश्चन नंबर 22, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज अ लॉ मिनिस्टर। लॉ मिनिस्टर किसे अपॉइंट किया गया था? गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल का। तो याद रखिएगा जो लॉ मिनिस्टर है वो सत्येंद्र सिन्हा को बनाया गया था। तो सी इज द राइट आंसर है। आप जानते हैं फर्स्ट लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये लॉ मिनिस्टर कहाँ के हैं? ये गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थे उसके बने थे। और ये बात है आपकी 1909 की। 1909 में पहले जो है गवर्नर जनरल्स की काउंसिल के लॉ मिनिस्टर मेंबर बनने वाले, मिनिस्टर नहीं मेंबर बनने वाले कौन थे? आपके लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा नाम था इनका। और लेटर बिकम द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ये बने थे आगे चल करके। सत्येंद्र सिन्हा कहाँ के गवर्नर बने थे? बिहार और उड़ीसा के। तो फर्स्ट गवर्नर भी बनेंगे बिहार और उड़ीसा के, ये बात आपको याद रखनी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स सिस्टम बजट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई जो है ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में पहली बार जो बजट है वो कब पेश हुआ था, ये बात ये पूछ रहा है। तो 1860 में पहला बजट पेश हुआ था, याद रखिएगा। और इसको प्रेजेंट करने वाले थे जेम्स विल्सन। इसीलिए हम कभी कभी देखते हैं जेम्स विल्सन को भारत में बजट का जनक भी कहते हैं, फादर ऑफ बजट इन इंडिया, जेम्स विल्सन। और ये फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय, 1860 का दौर था, इन्होंने पहला बजट पेश किया था। अच्छा, आजाद भारत में किसने बजट पेश किया था, ये इसका आप आंसर बताएं। और याद रखिएगा उनका नाम है षडमुखम चट्टी। और बात है ये 1947 की, नवंबर 1947 में उन्होंने जो है प्रेजेंट किया था बजट को, ये बात याद रखिएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि
which of the following acts made provision to appointment of the secretary of state for India? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया किसको जो है रिप्रेजेंट किया जाता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की पोस्ट को क्रिएट किया गया था 1857 के बाद में, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब रूल को एंड कर दिया गया और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट नई पोस्ट को क्रिएट किया गया था 1858 के थ्रू ही। मैंने बताया था रानी विक्टोरिया डील करेंगी और सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को यहाँ पर डील जो है एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा, एक पोस्ट को एस्टैब्लिशमेंट किया जाएगा। यहाँ तक मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए थे। इवन आई एलाबोरेट द आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी रूल एंडेड द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी of India was created for the Britain and he was assisted to the Council of India in India. So the points are clear. हमने ये पूरे 24 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। The all questions are clear. यहाँ पे आपको ये सेशन करते हैं खत्म, and tomorrow I will meet with the questions which is related to आपके वो रिलेटेड होंगे किससे? आपके ये रिलेटेड होंगे आपके अगला जो चैप्टर है बेसिकली वो है हमारा, याद रखिएगा वो चैप्टर दिख रहे हैं यहाँ पे है मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्वेश्चन हम लोग कल डील करेंगे। थैंक्स एंड जय हिंद जय भारत। ओके।